बात कर रहे हैं हम कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, जिसमें आपको मैंने जो बताया था वो परिक्षेपण माध्यम व परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कंप्लीट हो गया था। 8 प्रकार का था। नेक्स्ट जो बताया था आपको परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य अंतः क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। ये 2 प्रकार का, ये तो 8 प्रकार का था, ये 2 प्रकार का था, जिसमें द्रव रागी और द्रव विरागी या द्रव स्नेही और द्रव विरोधी 2 प्रकार का कोलाइडी विलयन था। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है संरचना के आधार पर। कणों की जो संरचना होती है उस आधार पर कोलाइडी विलयन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। उस आधार पर कोलाइडी विलयन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला विलयन जिसे हम कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड वे कोलाइडी विलयन होते हैं जिनमें अवयवी कणों का आकार अर्थात जो जिनसे विलयन बना हुआ है या जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उस परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार 1 nm से कम होता है जनरली। अब आप जानते हैं कि 1 nm से जब कम होगा कणों का आकार तो वो कोलाइड नहीं होगा, वास्तविक हो जाएगा। लेकिन इनमें क्या होता है, स्पेशल संरचना होती है उन कणों की। ये 2, 4, 5 या 10, 20, 50 छोटे छोटे आकार के अणु आपस में जॉइंट होकर के एक पुंज का निर्माण करते हैं जो कोलाइडी सीमा में आ जाता है, अर्थात 1 nm से अधिक आकार जिनका होता है ऐसे पुंजों का निर्माण करते हैं। मान लीजिए आप तो के परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार 1 nm से कम है, लेकिन परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो उसके 1 nm से कम आकार के अणु आपस में 2, 4, 5, 10 जुड़ करके और एक पुंज बना लिया, और वो पुंज तो कोलाइडी सीमा में आ जाएगा। तो उस तरीके से इनके कणों का आकार 1 nm से कम होता है, लेकिन ये पुंजनुमा संरचना बना करके या गुच्छ बना करके, गुच्छे बना करके कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं। ऐसे विलयनों को हम कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड। जैसे इनकी नॉर्मली अपन ऐसे मान सकते हैं एसिड संरचना, जैसे सल्फर जो होती है ना, सल्फर के 8 परमाणु एक साथ में जुड़े होते हैं, एसिड संरचना बनाती है। नॉर्मली इसके कणों का आकार 1 nm से कम होगा एक सल्फर का, तो लेकिन एसिड संरचना जब बना लेगी तो वो 1 nm से अधिक का आकार हो जाएगा, अर्थात कोलाइडी सीमा में आ जाती है। जैसे गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, सल्फर का सॉल इत्यादि। ये सब कैसे सॉल हैं? इस प्रकार के सॉल हैं कि इनके कणों का आकार सामान्यतः 1 nm से कम होता है, लेकिन ये पुंज या गुच्छे नुमा संरचना बना करके 2, 4, 5 अणु आपस में जुड़ करके और कोलाइडी सीमा के आकार में ढल जाते हैं, 1 nm से अधिक का आकार हो जाता है, तो वो बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। एक होते हैं बृहद आणविक, ये इससे उल्टे होते हैं। इनमें क्या होता है कि कणों का आकार 1000 nm से अधिक होता है।
अब आप सोचेंगे कि 1000 nm से अधिक का आकार है तो वो कोलाइड क्यों कहलाएगा, वो तो निलंबन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निलंबन कहलाएगा। लेकिन इनमें एक्चुअली होता क्या है, जब इनको घोलते हैं, विलयन बनाते हैं, तो ये 1 nm या अधिक आकार के कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, इनका विखंडन हो जाता है, तो ये कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं टूट करके जब विलयन बनाया जाता है। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन इत्यादि के कोलाइडी विलयन इत्यादि के जो कण होते हैं, उनके कणों का आकार 1000 nm से अधिक होता था, निलंबन प्रकार के आकार होता है इनके कणों का। लेकिन जब इन्हें विलयन अवस्था में लाया जाता है तो ये इनके बड़े कण जो बृहद अणु हैं, वे बृहद अणु छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, जिससे वो कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं। दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। ये तो बहुआण्विक, ये तो वास्तविक होने चाहिए थे, 1 nm से कम आकार है इनका, लेकिन ये बहुत सारे 2, 4, 5, इनमें तो होता है संगुणन। क्या होता है? संगुणन कह सकते हैं, 2, 4, 5 अणुओं का आपस में जुड़ना, संगुणन। और इनमें आप कह सकते हैं आयनन, इनका विघटन होता है। ये बड़े आकार के हैं, ये विघटित होकर के कोलाइडी सीमा में आते हैं, जबकि ये छोटे आकार के संगुणित होकर के कोलाइडी सीमा में आते हैं। इनमें उदाहरण की बात करें तो गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, सल्फर का सोल इत्यादि। इसमें बात करें तो स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, और जितने भी जैव पॉलीमर जो होते हैं, बायोपॉलीमर जिन्हें कहते हैं, वो बायोपॉलीमर्स का जितना भी जो विलयन होता है वो सब बृहद आणविक कोलाइडी विलयनों की श्रेणी में आता है। एक तीसरा प्रकार होता है हमारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें कहते हैं हम संगुणित या मिशेल या ऐसे समुच्च कह सकते हैं। संगुणित या मिशेल या समुच्च प्रकार के कोलाइड किन्हें कहते हैं? ये ऐसे कोलाइड होते हैं जिनमें यदि कणों की सांद्रता कम है तो कम सांद्रता पर तो ये विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार दर्शाते हैं, और उच्च सांद्रता पर ये कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। अर्थात मैं लिख देता हूँ, निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य और उच्च सांद्रता पर कोलाइड। जैसे देखो सुनो, ये जो निम्न और उच्च की बात कर रहे हैं, इसके मध्य में एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन और होती है। एक कंसंट्रेशन ऐसी होती है जहाँ फिक्स पॉइंट होता है कि उस सांद्रता से कम सांद्रता है यदि कणों की, तो वो विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार दर्शाएगा, और उस सांद्रता से यदि उच्च सांद्रता है तो वो कोलाइड की तरह व्यवहार दर्शाएगा। उस सांद्रता को हम कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन, क्रांतिक मिशेल सांद्रता। वह न्यूनतम सांद्रता जिसके नीचे विलयन विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार दर्शाए और उससे ऊपर सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार दर्शाए, ऐसी सांद्रता को हम क्रांतिक मिशेल सांद्रता कहते हैं। क्रांतिक मिशेल सांद्रता। एक बार पुनः ध्यान दें इधर, संगुणित या मिशेल, संगुणित कोलाइड से तात्पर्य होता है वे विलयन जिनमें कणों की कम सांद्रता होने पर विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार दर्शाते हों और उच्च सांद्रता होने पर कोलाइड की तरह व्यवहार दर्शाते हों, ऐसे विलयनों को संगुणित कोलाइड कहते हैं। अब वह सांद्रता जिससे नीचे सांद्रता की बात करेंगे तो वो विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार दर्शा रहा है, और उच्च सांद्रता की, उससे ऊपर की सांद्रता की बात करेंगे तो वो कोलाइड की तरह व्यवहार दर्शा रहा है। तो ऐसी क्रांतिक सांद्रता को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक मिशेल सांद्रता कहते हैं। जैसे देखो,
C17H35COONA। क्या है ये? साबुन। क्या होता है? साबुन। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं साबुन। यदि इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 से लेकर 10 की पावर -4 से लेकर के 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर है, कितनी? इतनी। तो ये इसकी CMC है। यदि इससे डाउन करेंगे तो ये किसकी तरह व्यवहार दर्शाएगा, और यदि इससे उच्च करेंगे तो कोलाइड की तरह। तो वह अब साबुन यदि इस सांद्रता की बात करें, CMC की बात करें, तो CMC से नीचे यदि साबुन उपस्थित है तो वो केवल वैद्युत अपघट की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? वैद्युत अपघट की तरह कार्य करेगा। और यदि CMC से ऊपर उसकी कंसंट्रेशन है तो वो कोलाइड की तरह कार्य करेगा, मिसेल की तरह कार्य करेगा। मिसेल क्या होता है? मिसेल एक पुंजनुमा संरचना होती है। हम मिसेल की बात करें, मिसेल एक पुंजनुमा संरचना होती है जिसमें COO- Na+ जो भाग होता है वो जल स्नेही भाग होता है। COO- Na+, इसका आयनन करवाएंगे तो क्या बनेगा? C17H35 COO- Na+ बनेगा। अब COO- Na+ जो भाग है ये होता है जल स्नेही, या इसे हम कहेंगे आयनिक भाग, या ये इस मिसेल का हेड होता है, मतलब सिर। और इसका पुच्छ वाला जो भाग होता है, उस पुच्छ वाले भाग में C17H35 अर्थात हाइड्रोकार्बन जुड़े होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो जल विरोधी भाग होता है। यदि पूछ लिया जाए कि C17H35 COO- की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें हेड जो होता है, हेड उसका आयनिक भाग होता है, और टेल पूंछ या पूंछ उसकी होती है हाइड्रोकार्बन वाला भाग। अब ये इस तरीके से संरचना बना लेगा। बहुत सारे COO- Na+, ऐसे आयनिक भाग इसके चारों तरफ इंगित हो जाएगा, और ये इसके द्वारा इससे जॉइंट है। पुच्छ में क्या जुड़ा हुआ है? जल विरोधी भाग, जिसे हाइड्रोकार्बन भाग कहते हैं। हाइड्रोकार्बन ही तो है ये C17H35, ये जल विरोधी भाग उसके केंद्र में निहित होता है। ऐसी संरचना होती है मिसेल की। अब जैसे साबुन की प्रक्षालन अभिक्रिया की बात करेंगे, साबुन से कपड़े कैसे धुलते हैं, तो कपड़ों पर लगी जो गंदगी होती है वो गंदगी होती है ऑयल के कारण। मुख्य रूप से ऑयल जो होता है वो भी जल विरोधी भाग होता है। ऑयल जल से स्नेह नहीं करता है। एक्चुअली क्या होता है, इसका जब साबुन की सांद्रता CMC से अधिक कर दी आपने कपड़ों पर, कितनी? CMC से अधिक हो जाएगी तो कोलाइड की तरह या मिसेल की तरह वो कार्य करेगा। और मिसेल एक पुंजनुमा संरचना है जिसमें सिरों पर तो COO- Na+ जलस्नेही भाग इंगित रहता है, और उसके केंद्र में C17H35 मतलब हाइड्रोकार्बन जल विरोधी भाग उसमें रहता है केंद्र में। तो ये C17H35 हाइड्रोकार्बन वाला भाग कपड़ों पे लगी गंदगी से क्रिया करता है और उसको अपने साथ में अवशोषित कर लेता है। जल विरोधी भाग है, जल से तो स्नेह करेगा ही नहीं। किससे स्नेह करेगा? ऑयल से। जो कपड़ों पे लगा ऑयल है उससे ये क्रिया करके अपने अंदर ले लेता है। और ये जल स्नेही भाग है COO- Na+। ये क्या करेगा, जिस बॉकेट में आप कपड़े धुल रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है उस जल से स्नेह करेगा, उसके साथ जॉइंट हो जाएगा ये। अब इसके साथ कौन जॉइंट है? C17H35 ने किससे क्रिया की है? कपड़ों पे लगी गंदगी से, ऑयल से। तो वो सब बॉकेट में
रह जाता है और कपड़े साफ हो निकल जाते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं, मिसेल से तात्पर्य क्या होता है? मिसेल जब किसी पदार्थ की सांद्रता CMC से अधिक की जाती है तो CMC से अधिक करने पर उसका आयनिक भाग उसके सिरों पर इंगित हो जाता है, जिसे हेड भाग भी कह सकते हैं, सर भाग भी कह सकते हैं, जलस्नेही भाग होता है। और उसकी टेल के रूप में उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स उपस्थित होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स टेल के रूप में उसके केंद्र में निहित हो जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स जो उसके केंद्र में उपस्थित हैं कपड़ों पे लगे ऑयल से या गंदगी से क्रिया करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं और आयनिक भाग जल के साथ जॉइंट होकर के और गंदगी समेत उसी बॉकेट में रह जाता है, बाकी कपड़े साफ हो जाते हैं। कई बार पूछा जाता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, मिसेल से आप क्या समझते हैं? तो मिसेल से आप क्या समझते हैं? जब किसी पदार्थ की किसी विलयन में सांद्रता CMC से अधिक होती है तो वो एक पुंजितनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। उस पुंजितनुमा संरचना में उसका जो आयनिक भाग होता है वो उसके सिरों पर इंगित होता है और अनायनिक भाग, जिसे हाइड्रोकार्बन वाला भाग भी कह सकते हैं हम, वो जल विरोधी भाग उसके केंद्र में निहित होता है। ये संपूर्ण संरचना मिसेल कहलाती है। और विशेषकर एग्जाम्पल आपको किसका लेना है? साबुन का लेना है। साबुन C17H35 COO माइनस और Na+ सिरों पर इंगित हो जाएगा, जबकि C17H35 उसके केंद्र में निहित हो जाएगा। तो ये पुंजितनुमा संरचना जो है वो मिसेल कहलाती है। इसमें कोलाइड की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कंप्लीट हो गया वर्गीकरण। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया था हमने, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, अंतःक्रिया के आधार पर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर 3 प्रकार का था, बहुआण्विक, बृहदाण्विक और संगुणित। अब बात कर रहे हैं हम कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कोलाइडी विलयन बनाने के लिए आप देखो 2 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। एक तो होते हैं द्रव स्नेही और एक होते हैं द्रव विरोधी। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों को बनाने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है क्या आवश्यकता? मैंने आपको पहले ही बता रखा है। द्रव स्नेही कोलाइड वे कोलाइड होते हैं जिन्हें आसानी से एक दूसरे में घोल करके, परिक्षेपण माध्यम को परिक्षिप्त अवस्था में घोल करके आसानी से बनाया जा सकता है। ये उत्क्रमणीय प्रकार के विलयन होते हैं। इनमें परिक्षेपण माध्यम के कण परिक्षिप्त अवस्था के कणों से स्नेह करते हैं, तो इन्हें तो आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे गोंद का जलीय विलयन, स्टार्च का जलीय विलयन, जिलेटिन का जलीय विलयन, अगार का जलीय विलयन, प्रोटीन का जलीय विलयन, ये सब कैसे हैं? द्रव स्नेही या द्रव रागी कह सकते हैं इनको। द्रव रागी कोलाइड, इन्हें एक दूसरे में आसानी से घुल करके बनाया जा सकता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? द्रव विरोधी कोलाइड बनाने में हमें समस्या आती है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड ऐसे कोलाइड होते हैं जिनमें परिक्षेपण माध्यम के कण परिक्षिप्त अवस्था के कणों से बिल्कुल स्नेह नहीं करते हैं और इनमें दोनों में अट्रैक्शन फोर्सेज नगण्य होते हैं। ये मान लीजिए आप। तो जब इनमें अट्रैक्शन फोर्सेज नहीं है तो इनका विलयन कैसे बनाएंगे? इनका विलयन बनाने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की विधियां हैं। एक तो होती है संघनन विधियां और एक होती है परिक्षेपण विधि। संघनन विधियों की बात करें तो ये भी 2 प्रकार की हैं। एक तो होती है भौतिक विधि और एक होती है रासायनिक विधि। भौतिक विधियां पुनः 3 प्रकार से वर्गीकृत कर दिया मैंने।
एक तो होती है विलायक योजन विधि या विनिमय कर सकते हैं, विनिमय विधि। एक होती है अतिशीतलन और एक होती है आपकी वाष्प प्रावस्था विधि या अपघटन विधि। तीन तो भौतिक विधियां होती हैं और रासायनिक विधियों की बात करें तो ऑक्सीकरण के द्वारा बना सकते हैं, अपचयन के द्वारा बना सकते हैं, एक जल अपघटन के द्वारा बना सकते हैं, एक आप बना सकते हैं द्विक अपघटन। परिक्षेपण विधियों की बात करें तो ये भी पुनः तीन प्रकार की होती हैं। एक तो है आपकी यांत्रिक विधियां, यांत्रिक विधि। एक होती है ब्रेडिंग आर्क विधि और एक होती है पेप्टन। पेप्टन कहते हैं इसको। देखो यहाँ से बात करेंगे हम संघनन विधियों की बात कर रहे हैं। संघनन विधियां दो प्रकार की हैं, भौतिक विधि और रासायनिक विधि। भौतिक विधियों की बात करेंगे विलायक विनिमय विधि। विलायक विनिमय विधि के द्वारा मुख्य रूप से सल्फर का कोलाइड विलयन बनाया जाता है। किसका? सल्फर का कोलाइड। मैं लिख देता हूं यहां, सल्फर का कोलाइड। सल्फर का कोलाइड कैसे बनाएंगे? इनमें विलायक का एक्सचेंज करना होता है, विलायक का विनिमय करना होता है। जैसे यदि सल्फर को मैं जल के साथ घोलूं तो जल के साथ में सल्फर का निलंबन विलयन बनता है, अर्थात 1000 nm से अधिक आकार के कण होते हैं। और यदि सल्फर को मैं जल में घोलूं, एल्कोहल में घोलूं तो वाष्पिक विलयन बनता है। देखो सल्फर का जलीय विलयन और सल्फर का एल्कोहली विलयन। ये तो कैसा है? निलंबन। और ये कैसा है? वास्तविक। और हमें चाहिए कैसा? कोलाइड। कैसा विलयन चाहिए? कोलाइड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके वास्तविक विलयन को और दूसरे विलायक केवल जल में डाल देंगे, अर्थात एक ऐसा वास्तविक विलयन जिसका विलय उस दूसरे विलायक में अघुलनशील है, जबकि इसका विलायक दूसरे विलायक में घुलनशील हो। उसका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए वास्तविक विलयन को दूसरे विलायक में उड़ेल दिया जाता है। वास्तविक विलयन किसका है? सल्फर का एल्कोहली विलयन वास्तविक विलयन है। और इसको यदि जल में हम उड़ेल देंगे तो सल्फर के कण तो उससे दूर जाने का प्रयास करेंगे, मोटे आकार में परिवर्तित होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जलीय विलयन निलंबन विलयन होता है। लेकिन एल्कोहल जल में विलयशील होता है, इसलिए एल्कोहल जल में घुलने की कोशिश करेगा, जबकि सल्फर जल में घुलने की कोशिश नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, वहाँ बीच वाला विलयन जिसे कोलाइड विलयन कहते हैं, वो कोलाइड विलयन तैयार होगा। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, एक वास्तविक विलयन जिसका विलय दूसरे विलायक में अघुलनशील है, एक वास्तविक विलयन जिसका विलय, इसका विलय कौन है? सल्फर, दूसरे विलायक जल।
में अघुलनशील है तभी तो निलंबन विलयन बन रहा है। तो एक वास्तविक विलयन जिसका विलेय दूसरे विलायक में अघुलनशील है जबकि इसका विलायक उस दूसरे विलायक में विलेय मतलब घुलनशील है। इसका विलायक कौन है? एल्कोहल। जल में विलेयशील होता है या नहीं होता है? तो इसका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए उस वास्तविक विलयन को दूसरे विलायक में डाल देते हैं, उड़ेल देते हैं। तो क्या करेगा? सल्फर तो उसको निलंबित होने का कार्य करेगा, सल्फर तो निलंबित होने का प्रयास करेगी, एल्कोहल उसको निलंबित नहीं होने देगा हालांकि, लेकिन एल्कोहल जल में घुल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है? कोलाइडी विलयन तैयार होता है। इसमें मैंने क्या किया है? टोटल विलायक का एक्सचेंज किया है, विलायक विनिमय विधि। इसमें विलायक एल्कोहल था और इस एल्कोहली विलयन को जल में उड़ेला है, तो विलायकों का एक्सचेंज किया है हमने। विलायकों का एक्सचेंज करके आप कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। मुख्य रूप से किसका कोलाइडी विलयन तैयार होता है इससे? सल्फर का कोलाइडी विलयन। सल्फर के वास्तविक विलयन को अर्थात सल्फर के एल्कोहली विलयन को दूसरे विलायक जल में जब उड़ेल दिया जाता है तो उसका कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। एक अति शीतलन, जल और क्लोरोफॉर्म, इन दोनों का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए ये विधि काम आती है। अति शीतलन, जल एवं क्लोरोफॉर्म इन दोनों को मिला करके और अति शीतित किया जाता है, फ्रीजर में रख दिया जाता है। तो जल के अणु है ना, क्लोरोफॉर्म नहीं जमती है कभी भी, जल के अणु कोलाइडी सीमा के कणों में, कोलाइडी सीमा मतलब कोलाइडी आकार जितना होता है 1 nm से 1000 nm के आकार में आकर के और बर्फ बना लेते हैं, जम जाएंगे। अति शीतल जब जल को किया जाएगा तो क्या होगा? जल जमेगा, बर्फ के टुकड़े बनेंगे और बर्फ के टुकड़े कितने आकार के बनेंगे? 1 nm से 1000 nm। और जो क्लोरोफॉर्म है वो क्लोरोफॉर्म उसकी चारों तरफ से पिघलने से रक्षा करेगी। तो क्लोरोफॉर्म तथा जल का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए इन दोनों को मिक्स करके और अति शीतल किया जाता है, जिससे जल के अणु कोलाइडी सीमा के कणों के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं और क्लोरोफॉर्म उसके चारों तरफ रक्षक परत बना लेती है, जिसे हम जल और क्लोरोफॉर्म का कोलाइडी विलयन कहते हैं। एक वाष्प प्रावस्था पृथक्करण विधि होती है, या आप ऐसे मान लें कि वाष्प प्रावस्था से कोलाइडी विलयन कैसे बनाएंगे। तो वाष्प प्रावस्था से कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मरकरी है, मरकरी का कोलाइडी विलयन आपको तैयार करना है तो मरकरी की वाष्प बनाएंगे, उसको क्वथनांक से अधिक ताप पे गर्म करेंगे, उसकी वाष्प बनेगी। उस वाष्प को अमोनियम नाइट्रेट दूसरे विलयन में उड़ेल दिया जाएगा। तो इसके जब इसकी वाष्प को दूसरे विलयन अमोनियम नाइट्रेट में उड़ेला जाता है तो इसके कण, वाष्प के कण कोलाइडी सीमा के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और प्राप्त विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। ये तो भौतिक विधियाँ हैं तीनों। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, विलायक विनिमय विधि में एक वास्तविक विलयन जिसका विलेय दूसरे विलायक में अघुलनशील है जबकि विलायक दूसरे विलायक में घुलनशील है का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए इसके वास्तविक विलयन को दूसरे विलायक में उड़ेल दिया जाता है। अति शीतलन, जल और क्लोरोफॉर्म का कोलाइडी विलयन तैयार करना है। जल और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करके फ्रीजर में रख देंगे। जल के अणु, क्लोरोफॉर्म के अणु नहीं जमेंगे, जल के अणु कोलाइडी सीमा के कणों में जम जाते हैं और क्लोरोफॉर्म रक्षक परत उस पर बना लेती है। वाष्प प्रावस्था की बात करें तो वाष्प प्रावस्था विधि में क्या होता है कि जिसका भी कोलाइडी विलयन आपको तैयार करना है उसके वाष्प को दूसरे विलयन में उड़ेला जाता है। जैसे मरकरी का आपको कोलाइडी विलयन तैयार करना है तो मरकरी की वाष्प को अमोनियम नाइट्रेट विलयन में उड़ेल दिया जाता है, जिससे उसका कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। अब बात करेंगे रासायनिक विधियों की। वे विधियां जिनमें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। ये तो भौतिक अभिक्रिया करें हमने, भौतिक परिवर्तन करें, भौतिक परिवर्तन ही तो है, वास्तविक विलयन को दूसरे विलायक में उड़ेला है, भौतिक परिवर्तन किया। अति शीतल तो ठंडा करना भौतिक परिवर्तन होता है, ये वाष्प में बदल करके दूसरे विलयन में उड़ेलना भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तनों के द्वारा बनाया। अब हम रासायनिक परिवर्तन करेंगे। रासायनिक परिवर्तन जैसे ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं तो सल्फर का यदि आपको कोलाइडी विलयन तैयार करना है, किसका कोलाइडी विलयन? सल्फर का। सल्फर का कोलाइडी विलयन आप ऑक्सीकरण विधि से कर सकते हैं।
H2S गैस में SO2 गैस प्रवाहित करवाएंगे हम, तो सल्फर का सोल तैयार होता है। SO2 गैस को किस में प्रवाहित करवाया? H2S गैस में, तब H2O बनेगा और सल्फर का सोल बनेगा। इसी प्रकार से H2S गैस में आप O2 प्रवाहित करवाएं तो भी सल्फर का सोल तैयार होता है। या आप H2S गैस में ब्रोमीन वाटर में प्रवाहित करवाएं इसको, किस में? ब्रोमीन वाटर में, तो भी HBr बाहर निकल जाएगा और सल्फर का सोल तैयार होगा। कुल मिला के ये है कि ऑक्सीकरण विधि में सल्फर का सोल तैयार कर रहे हैं। जैसे SO2 गैस को H2S में प्रवाहित करवाएंगे तो सल्फर का सोल तैयार। देखो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है नहीं हो रहा है, देख लीजिए सबका जब रिएक्शन को आप करेंगे। अपचयन विधि, इस विधि में मुख्य रूप से सोने का सोल तैयार किया जाता है। AuCl3 प्लस SnCl2 इज इक्वल टू Au प्लस SnCl4। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ Au का? +3। कितना हो रहा है यहाँ? 0। अरे उदासीन परमाणु हो, अणु हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो +3 से और 0 पे चेंज हो रहा है। ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है तो अपचय, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण। तो AuCl3 की अभिक्रिया यदि SnCl2 के साथ करवाई है तो Au का सोल तैयार होता है, मतलब सोने का सोल तैयार होता है और SnCl4 निकल जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन विधि से AuCl3 प्लस SnCl2 इज इक्वल टू SnCl4 प्लस Au। इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया मैंने, इसका मतलब इसका कोलाइडी विलयन है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट बात करेंगे जल अपघटन। इस विधि के द्वारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं मुख्य रूप से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे वैद्युत अपघट्ट होता है FeCl3, क्या होता है? FeCl3 वैद्युत अपघट्ट है, इसमें जल प्रवाहित करवाएंगे, मतलब जल अपघटन करवाएंगे इसका, तो बनेगा FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन क्या है ये? फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन कैसे तैयार किया है हमने? FeCl3 की अभिक्रिया किसके साथ करवाई है? जल के साथ करवाई है। जब हम FeCl3 की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन तैयार होता है। एक होता है द्विक अपघटन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें आर्सेनियस सल्फाइड का सोल तैयार करते हैं हम, AS2O3 प्लस H2S। देखो आर्सेनियस ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम? H2S से करा रहे हैं, तो बनेगा AS2S3 प्लस H2O। ये इसने इसको यहाँ विस्थापित किया है और इस ऑक्सीजन ने इसको विस्थापित किया है। द्विक अपघटन हुआ नहीं हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसने इसको विस्थापित कर दिया और इस ऑक्सीजन ने सल्फर को विस्थापित किया है। सल्फर ने ऑक्सीजन को विस्थापित किया तो आर्सेनियस सल्फाइड, इसे कहते हैं आर्सेनियस सल्फाइड। क्या कहते हैं? आर्सेनियस सल्फाइड। ये सोल है इसका, कोलाइडी विलयन है, और H2O बाहर निकल जाएगा। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। रासायनिक विधियाँ 4 प्रकार की पढ़ रहे हैं हम: ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, द्विक अपघटन। ऑक्सीकरण विधि द्वारा मुख्य रूप से सल्फर का सोल तैयार करवा रहे हैं हम। H2S गैस को या तो ब्रोमीन वाटर में प्रवाहित करवा दीजिए आप, या H2S गैस को O2 में प्रवाहित करवा दीजिए, या H2S गैस को SO2 में प्रवाहित करवा दीजिए।
सब में किसका सोल तैयार होगा? सल्फर का सोल तैयार। अब चयन विधि में सोने का सोल तैयार करवा रहे हैं। AuCl3 की अभिक्रिया SnCl2 के साथ करवाएंगे, SnCl4 बनेगा और Au का सोल तैयार हो जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं जल अपघटन विधि की, तो जल अपघटन विधि में फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल तैयार किया जाता है। फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं? जल से करवा रहे हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। द्विक अपघटन में आर्सेनियस सल्फाइड का सोल तैयार किया जाता है। आर्सेनियस ऑक्साइड की अभिक्रिया H2S के साथ करवाते हैं, अर्थात ऐसे कहते हैं हम आर्सेनियस ऑक्साइड में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस प्रोवाइड करवाते हैं, तो आर्सेनियस सल्फाइड का सोल तैयार होता है। बात करेंगे परिक्षेपण विधियों की नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का कंप्लीट करना। कोई समस्या आए तो आप मुझे मैसेज द्वारा बता सकते हैं।